हाय वेलकम बैक। तो आज हमें जानना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आधारित कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस को। इनमें जो क्वेश्चंस लिए हैं वो रैंडमली मैंने सिलेक्ट किए हैं, कुछ एनसीईआरटी बुक से हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि उन्हें हम कैसे समझ पाते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एज लिस्टेड इन डिक्शनरी, then what is the rank of the word रचित। तो डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड्स को लिखा जाता है ऑर्डर में, उसी के आधार पे हमें ये बताना है कि रचित जो वर्ड होगा उसका रैंक क्या होगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स को काउंट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि जो डिक्शनरी बनाया गया है वो रचित के डिफरेंट लेटर्स ही बनाया गया है, बाकी लेटर्स नहीं बोरो किए गए। तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स की संख्या कितनी होगी? वेरी सिंपल, हम ए को पहले स्थान पे फिक्स करेंगे और बाकी जितने लेटर्स बच जाएंगे उनको अरेंज कर देंगे बाकी स्थान पे। यहाँ एक बात और कि यहाँ आपको सारे लेटर्स एक साथ लेने हैं। ऐसा नहीं कि ए से हम स्टार्ट करने वाले पहले एक लेटर का वर्ड बनाएंगे फिर दो लेटर का एंड सो ऑन। हमें सभी लेटर्स लेने हैं एक साथ। तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स की संख्या हो जाएगी, क्योंकि रचित में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं और ए हमने फिक्स कर दिया है फर्स्ट पोजीशन पे, तो बाकी 5 को रिमेनिंग 5 अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इन द सिमिलर वे अगर हम सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स को काउंट करना चाहें तो फिर से सी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स होगा एंड देन बाकी 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल से अरेंज किया सकता है। एंड यू कैन गेट दैट आइडिया कि 8 से स्टार्ट होने वाले लेटर्स वर्ड्स की संख्या भी हो जाएगी 5 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की संख्या भी हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ACHI के बाद ही आर आएगा। जो हमारा वर्ड एक्चुअली जिसका रैंक निकालना है रचित, वो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक हम ACHI से बनने वाले वर्ड्स की संख्या नहीं काउंट करेंगे तब तक हम आर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हम आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आएगा उसमें पहले लेटर में वर्ड पहले पोजीशन पे आर होगा, देन आर के बाद डिक्शनरी के अनुसार ए आना चाहिए, फिर ए के बाद डिक्शनरी के अनुसार सी आना चाहिए, देन एच आना चाहिए, देन आई आना चाहिए, देन टी आना चाहिए। इसका मतलब कि आर से स्टार्ट होने वाला सबसे प्रथम वर्ड जो होगा वो रचित ही होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इन सब की संख्या फाइंड कर लूँ तो रचित का रैंक निकल जाएगा इजीली। तो ये कितना हो जाएगा 120, और 120 इज एक्चुअली 5 टाइम्स, सो इट शुड बी 600 एंड सो द रैंक ऑफ रचित इज गोइंग टू बी 601। तो इसलिए रचित का जो रैंक होगा वो होगा 601वां। इस रचित के लेटर्स को अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन में मैंने कुछ पार्शियल सॉल्यूशन कर दिए हैं ताकि एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो और साथ ही साथ मुझे लिखने के लिए ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े। यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ये एनसीईआरटी बुक के मिसलेनियस का क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हो कि डॉटर में कितने टोटल लेटर्स हैं, उसमें से वॉवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो वॉवल्स हमने निकाल लिए AUE, दैट इज़ 3 वॉवल्स हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमें 2 वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं पहले। तो 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स निकालने का जो तरीका होगा वो होगा 3C2 एंड 5 वॉवल्स में से 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स हम निकालेंगे तो हो जाएगा 5C3। 3C2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज गिविंग यू एक्चुअली 3 एंड 5 से उस 3 की वैल्यू हो जाती है 10। अब इनके सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, इनके सिलेक्शन भर से हमारा काम नहीं चलेगा, बिकॉज मान लीजिए कि मैंने 2 वॉवेल्स निकाले हैं AU और यहाँ से 3 कॉन्सोनेंट GHT ले लिया, तो AUGHT आउट तरीके का एक वर्ड बनेगा और इसके बाद
अगर हम इन्हीं लेटर्स को अरेंज कर पाएँ तो और भी कुछ वर्ड्स बन जाएंगे। इसका मतलब कि जो अभी तक हमने 5 लेटर सेलेक्ट किए हैं, 2 वॉवेल्स से 3 कॉन्सोनेंट्स को, उनको हमें अरेंज भी करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड 5 लेटर्स। तो वो हो सकता है क्या, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। इसलिए जो टोटल रिक्वायर्ड हमारा होना चाहिए वर्ड की संख्या, वो हो जाएगी कितनी, 3 इंटू 10 एंड इंटू 5 फैक्टोरियल। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 इंटू 10 सेलेक्शन से आया है और 5 फैक्टोरियल परम्यूटेशन से आया है। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हम परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई कर पा रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 120। सो आई थिंक द आंसर शुड बी 3600 such words can be formed if I have not done any mistake in calculation. Alright, let's move to the next question. इस क्वेश्चन में कहा गया है the number of triangles that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same line. तो इसको करने के लिए सिंपली, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ हमें लाइन सेगमेंट बनाना था, लाइन की संख्या बतानी थी, यहाँ ट्रायंगल बताने हैं। तो अगर हमारे पास प्लेन्स में कुछ पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तो पहले तो ये गिवन है कि जो 7 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं और 5 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। तो हमने फिर से कोलिनियर या नॉन कोलिनियर का 2 समूह बनाया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोलिनियर में से 1 पॉइंट लेंगे एंड नॉन कोलिनियर से 2 पॉइंट्स लेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से जितनी संख्या आएगी ट्रायंगल्स की हो जाएगी कितनी, 7 इंटू 10, बिकॉज 7 से 1 इज 7 एंड 5 चूज 2 इज 10। इससे वैल्यू हो जाएगी 70। सिमिलरली हम कोलिनियर में से 2 ले सकते हैं एंड नॉन कोलिनियर सेट में से 1 ले सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा 105। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोलिनियर में से कुछ भी ना लें और नॉन कोलिनियर में से ही तीनों ले लें, तो ये हो जाएगा 10। और इन सबको हम ऐड करेंगे बिकॉज ये तीनों अलग अलग केसेस हैं जिनमें ट्रायंगल्स की संख्या बन सकती है। तो या तो आप ये करो या तो ये करो या फिर ये करो। तो इस वजह से टोटल जो आप करोगे, टोटल वर्क कंप्लीट करने का तरीका हो जाएगा 185, यानी कि टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे 185। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें 12 चूज 3 ये बताता है कि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इन 12 गिवन पॉइंट्स से। तो इसमें क्या होगा, वैसे सारे ट्रायंगल्स बन जाएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आपको ध्यान रहे कि 7C3 घटाना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास गिवन है कि 7 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो 7 पॉइंट्स कोलिनियर होने की वजह से उनसे 3 अगर सेलेक्ट किए जाएंगे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो 12C3 में चूँकि वो 7C3 वाले नंबर्स काउंट हो चुके हैं तो उनमें से 7C3 को घटा लेंगे तो हमें कैलकुलेट करने के बाद फिर से 185 ही मिलेगा जो पहले वाले मेथड से मिला है। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट द वर्बल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। तो पहले तो हम ये काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर्स हैं इसमें आर्टिकल में। तो ARTICLE 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 लेटर्स हैं। और 7 लेटर्स के लिए हमारे पास इवन पोजीशन ये वाला है 2 4 6, दैट इज सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। अब देखते हैं कि इसमें वॉवल्स कितने हैं। तो आर्टिकल जो वर्ड है उसमें वॉवल्स आएगा केवल A, I एंड E। दैट मीन्स कि इन वॉवल्स को बिठाने के लिए हमारे पास ये सेकेंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है और ये सिक्स्थ पोजीशन है। लेकिन ध्यान रहे कि ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इन्हीं अपने इवन पोजीशंस पे। तो इन वॉवल्स को अरेंज करने के तरीके इवन पोजीशंस पे कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो आई विल नॉट राइट बट आई विल एक्सप्लेन इट। हम लिखेंगे कैसे कि ऑल द वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड among themselves on their even places in 3 factorial ways। तो ये कितना हो जाएगा 6। बट अगेन जो 1 3 5 एंड 7 फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ पोजीशन है वो किसके लिए रह गया, कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो वो 4 कॉन्सोनेंट्स जो छूट जाएंगे उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, सो दैट विल गिव यू 24। एंड अब हमें क्या करना होगा,
इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 6 × 24 इज़ गोइंग टू बी 144। बाय द वे ये था कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका। तो ये हो जाएगा 144 एंड सो द आंसर शुड बी द बी पार्ट। ऑलराइट, सो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। तो जितने भी नंबर्स बन सकते हैं इन चार संख्याओं को यूज़ करके, उनमें यूनिट प्लेसेस पे जो जो डिजिट्स आ सकते हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यूनिट प्लेस पे आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बाय द वे दिस इज यूनिट प्लेस और ये यहाँ पे 6 होगा। तो इन चारों में से हर डिजिट एक एक बार तो आ ही सकता है, एटलीस्ट इतना अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन अब ये भी कल्पना कीजिए कि 3 ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बार आएगा, 4 भी ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बार आएगा। तो पहले हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी डिजिट कितनी बार आ सकती हैं। सबसे पहले कितने टोटल नंबर्स बनेंगे ये देखते हैं। सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर्स जो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। एंड बाय द वे मैं बता दूं कि यहाँ पे डिजिट्स रिपीटेड नहीं है। नंबर ऑफ टोटल नंबर्स बन जाएगा, वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 ऐसे टोटल नंबर्स बन सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स से बना हुआ है, यानी कि हर डिजिट 6 बार यूनिट प्लेस पे जाएगा, हर डिजिट 6 बार टेंस प्लेस पे जाएगा, हर डिजिट 6 बार 100 प्लेस पे जाएगा एंड हर डिजिट 6 बार 1000 प्लेस पे जाएगा। इतना आप समझ सकते हो। यानी कि ईच डिजिट appears at unit place how many times? just 24 डिवाइड बाई 4। आप ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है आपको कि टोटल नंबर निकाल लेते हैं और जितने डिजिट्स हैं ना उनसे डिवाइड कर दोगे तो ये काउंट हो जाएगी कितनी बार हर डिजिट हर एक प्लेस पे जाएगा। यहाँ पे चूँकि यूनिट प्लेस में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे केवल यूनिट प्लेस की बात की जा रही है। इतना क्लियर हो गया कि 6 बार ये जाएगा यूनिट प्लेस पे। अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ये 3 6 बार है, 4 6 बार है, 5 6 बार है और 6 6 बार है। तो यूनिट प्लेस के सभी डिजिट्स का सम कैसे निकालेंगे, इज़ वेरी क्लियर। हम इन सब का क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं और सम निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा ये 4 और 3 7 5 12 और 6 18 और 18 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 एंड दैट इज़ आवर आंसर। अगर हमसे ये पूछा गया होता कि सम ऑफ टोटल नंबर्स बताइए, जितने भी नंबर्स इसमें बन सकते थे 24 नंबर्स बनेंगे और उसके बाद हमें सम निकालना होता, तो उस केस में क्या करते, तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, आप सोचिए हर बार, आप सोचिए हर एक नंबर 6 बार अपीयर हुआ तो हम इसको लिख देंगे 6 यहाँ पे, और 1000 प्लेस पे जो नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा एग्जैक्टली सम तो हमारा 18 ही आएगा हर बार। तो 1000 प्लेस पे 18, फिर 100 प्लेस पे भी सम कितना आएगा 18, फिर 10 प्लेस पे भी कितना आएगा 18 एंड देन वंस यानी यूनिट प्लेस पे भी आएगा 18। और इसीलिए जो ये 6 था वो केवल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो यूनिट प्लेस के सभी डिजिट्स का सम दे देगा। और अगर मैं इनको कंबाइन करके सबको ऐड कर दूं तो यू विल गेट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट्स 3 4 5 6 एंड द नंबर्स आर ऑफ 4 डिजिट्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे एंड यू हैव गॉट द आइडिया। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और पिछले 5 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 11th क्लास में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये 5 लेक्चर्स उपयोगी साबित हुआ होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसा कि मैंने पिछले कुछ चैप्टर्स में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था जो एग्जैक्टली 11th क्लास के नहीं हैं, कुछ जेई मेंस और एडवांस की चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने वो काम नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए मैं अलग से सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें
मैं वो सारे टॉपिक्स भी कवर करूँगा जो यहाँ मैंने कवर नहीं किया है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर परम्यूटेशन एंड डी-अरेंजमेंट। लेकिन वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिलेड है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड बाय द वे, उसमें हम लोग जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, जैसा कि क्राफ्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग करते आ रहे हैं। तो संयम कोर्स के अंदर जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। तो उसे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन यू हैव टू जस्ट डू मैथमेटिक्स विद संयम एंड टेक केयर। बाय।